हाय फ्रेंड्स, एचआरएम यूनिट 2 का पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक है हमारा ग्रुप टाइप्स। किस किस टाइप का ग्रुप हो सकता है। तो ग्रुप आपका फॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम ग्रुप को क्लासिफाई करना चाहेंगे तो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो फॉर्मल में क्या क्या हो सकता है, मतलब किस किस टाइप का ग्रुप बन सकता है। तो अगर हम बात करें सिर्फ फॉर्मल ग्रुप की, तो वहाँ पे आपका कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। वैसे फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? फॉर्मल ग्रुप का मतलब है दोस्तों, ये ग्रुप जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाए गए हैं, जहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्लियर कट मेंशन है, जहाँ पे पॉलिसीज बनाई गई है जो सबको मानना पड़ता है, वो होता है आपका फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल जैसे लंच ग्रुप आपका बन गया, या ऑफिस में कलीग्स थे उनका कुछ दोस्तों का ग्रुप बन गया, तो उसको इनफॉर्मल ग्रुप बोला जाता है। तो जनरली जो फॉर्मल ग्रुप होता है वहीं पे आपका इनफॉर्मल ग्रुप भी बन जाता है। जैसे सेम डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं तो आप दोस्तों का एक लंच ग्रुप बन गया। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका इनफॉर्मल ग्रुप इसमें हो जाएगा। तो फॉर्मल में है आपका कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ही अगर आप इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद नीचे आपका इनफॉर्मल में भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये लाइन। तीन तरीके का ग्रुप इनफॉर्मल में भी बनता है। एक आपका फ्रेंडशिप ग्रुप, दूसरा है इंटरेस्ट और तीसरा है रेफरेंस ग्रुप। तो तीन टाइप के ग्रुप आपके इनफॉर्मल में और तीन टाइप के आपके फॉर्मल में। तो ये 6 टाइप के ग्रुप के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहले बात करेंगे दोस्तों फॉर्मल ग्रुप की। तो पहला आपका कमांड ग्रुप। इस कमांड ग्रुप को परमानेंट ग्रुप भी बोला जाता है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में मेंशन होता है, और जैसे आपका ऑफिस में एक सुपरवाइजर है और उसके अंडर कुछ सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, तो ये सारे उस सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका जो ग्रुप बन गया ये कमांड ग्रुप है। ये एक तरह से परमानेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस के चार्ट के द्वारा बनाया जाता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन ने जो ग्रुप बना के दिए हैं वो हो जाएंगे कमांड ग्रुप। इसको आप परमानेंट वर्क ग्रुप भी बोल सकते हैं। जैसे एक सुपरवाइजर, उसके अंडर 3 या 4 सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, तो ये 5 लोगों का जो ग्रुप बन गया, ये एक टाइप का कमांड ग्रुप हो गया। यहाँ पे जो सुपरवाइजर कमांड देगा वो सबऑर्डिनेट को मानना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कमांड ग्रुप। या इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि मान लीजिए कोई एकेडमिक डिपार्टमेंट है, वहां पे चेयरमैन और कुछ फैकल्टी का ग्रुप बना दिया गया, तो वो क्या है, वो भी एक कमांड ग्रुप है। जो चेयरमैन है उसकी बात फैकल्टी मेंबर को माननी पड़ेगी। तो वो होता है दोस्तों आपका पहला टाइप यानी कमांड ग्रुप। सेकेंड आपका टास्क ग्रुप। इसको टेम्पररी वर्क ग्रुप भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी टास्क के लिए ही होता है। जैसे वो टास्क पूरा हो जाएगा, एक ग्रुप भी डिसॉल्व हो जाता है। तो ये जो टास्क या टेम्पररी वर्क ग्रुप है, दे आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी काम के लिए होता है। टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। और ये ग्रुप जो है डिसॉल्व हो जाता है, डिसबैंड हो जाता है जैसे ही पर्पस पूरा होता है। तो जैसे ही काम हो जाएगा एक ग्रुप भी डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑफिस में कुछ लोगों का ग्रुप बनाया गया कि कहीं पे सेमिनार करना है, मान लीजिए, ठीक है, किसी स्कूल्स में सेमिनार करना है या किसी कॉलेज में सेमिनार करना है। तो सेमिनार पर्पस के लिए एक टेम्पररी ग्रुप बन गया। तो जैसे सेमिनार खत्म हुआ, टास्क खत्म हुआ, तो ये ग्रुप भी डिसॉल्व हो गया। तो वो हो गया दोस्तों आपका टास्क ग्रुप। तीसरा आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो तो तीसरा आपका ग्रुप है वो है आपका फंक्शनल ग्रुप। ये भी फॉर्मल ही चल रहा है। ठीक है, फॉर्मल का जो तीसरा है वो है फंक्शनल ग्रुप। ये किसी स्पेसिफिक फंक्शन को, स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसका टाइम स्पेसिफिक नहीं होता। यानी काम तो स्पेसिफिक है लेकिन ये अनस्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए बनाया जाता है। एक तरह से इसको आप लॉन्ग टर्म ग्रुप बोल सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप रिमेन इन एग्जिस्टेंस इवन आफ्टर अचीवमेंट ऑफ करंट गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो जैसे आपका गोल भी पूरा हो जाता है उसके बावजूद भी ये ग्रुप एक्टिव रहता है, डिसॉल्व नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक ग्रुप है, या कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का, या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो अलग अलग फंक्शनल एरिया के जो ग्रुप बने हैं वही होते हैं दोस्तों आपके फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फॉर्मल में तीन थे। एक था आपका कमांड, दूसरा है टास्क, तीसरा है फंक्शनल। कमांड को परमानेंट ग्रुप बोलते हैं। ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वहाँ पे मेंशन होता है। जैसे एक सुपरवाइजर जिसके अंडर कुछ सबऑर्डिनेट है तो इनका ग्रुप हो गया। या कोई कॉलेज की बात करें जहाँ चेयरमैन और कुछ फैकल्टी का ग्रुप बन गया, तो ये एक तरह से कमांड ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट के द्वारा बनाया जाता है और ये परमानेंट होता है। सेकेंड है टास्क ग्रुप। इसको टेम्परेरी ग्रुप बोलते हैं। जैसे ही काम खत्म ये ग्रुप भी डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे आपने कोई सेमिनार कराना है तो इस टास्क के लिए आपने 2-4 लोगों का ग्रुप बनाया, तो जैसे ही सेमिनार खत्म ग्रुप भी डिसॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि जिस पर्पस के लिए ग्रुप बना था पर्पस पूरा हो चुका है। तो इसलिए इसको टेम्पररी वर्क ग्रुप भी बोला जाता है। तीसरा आपका फंक्शनल ग्रुप। इसको एक तरीके का लॉन्ग टर्म ग्रुप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काम या टास्क तो स्पेसिफिक है, जो गोल है वो तो स्पेसिफिक है, लेकिन टाइम अनस्पेसिफिक है, नहीं मालूम कितने टाइम के लिए। किसी फंक्शनल एरिया के लिए ग्रुप बनाया जाता है। जैसे गोल पूरा होगा उसके बावजूद भी ये ग्रुप जो है एग्जिस्टेंस में रहता है, बंद नहीं होता, क्लोज नहीं होता। जैसे आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ग्रुप या कस्टमर सर्विस से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का ग्रुप। तो ये दोस्तों आपके फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल हो गया।
तो हमने फॉर्मल तो पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल की। तो इनफॉर्मल में भी तीन होता है, एक है फ्रेंडशिप, दूसरा है इंटरेस्ट और तीसरा रेफरेंस। तो वन बाय वन उसको देखेंगे। फ्रेंडशिप ग्रुप क्या होता है? तो जो पहला आपका फ्रेंडशिप ग्रुप है, ये किसी सोशल एक्टिविटी, मान लीजिए कुछ ग्रुप के लोग हैं जिनकी कुछ सोशल एक्टिविटी है, कुछ रिलीजियस बिलीफ है या कुछ पॉलिटिकल बिलीफ है, तो कुछ कॉमन या सिमिलर सोशल एक्टिविटी के आधार पे जो ग्रुप बन जाता है, उसको फ्रेंडशिप ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो ये वो इंडिविजुअल है जो कुछ सोशल एक्टिविटी या कुछ कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, जैसे किसी को कोई रिलीजियस वैल्यू कॉमन है, मैच कर गई है, ठीक है, या कुछ पॉलिटिकल बिलीफ मैच कर गया, इसके आधार पे इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, तो इसको बोला जाएगा फ्रेंडशिप ग्रुप। इन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हु फॉर्म अ फ्रेंडशिप ग्रुप मे हैव एन एक्सरसाइज ग्रुप, मूवी क्लब में कहीं स्पेसिफिक मूवीज देखने लोग जाते हैं, या क्रिकेट ग्रुप जहाँ पे वो हर जो भी क्रिकेट मैच होता है उसके बाद ये डिस्कशन करते हैं, ठीक है, गेम के एनालिसिस करते हैं, तो ये ग्रुप हो जाएगा दोस्तों आपका फ्रेंडशिप ग्रुप। सेकेंड है आपका रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो बनाया जाता है ताकि इस ग्रुप से आप खुद को कंपेयर कर सको। यानी रेफरेंस, जैसे बोलते हैं ना, आपने कोई बात बोली तो किसको रेफरेंस लेके बोली है, यानी रेफरेंस ग्रुप का पर्पस ही ये होता है, इस ग्रुप को बनाया इसलिए जाता है ताकि जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को इस ग्रुप से कंपेयर कर सके। ठीक है, तो कंपैरिजन पर्पस के लिए ग्रुप बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप अपना करियर देख रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सन है अपना करियर देख रहा है, तो उसने क्या किया, किसी भी पर्सन ने अपने करियर को जानने के लिए कि मैं कितना करियर में सक्सेसफुल हूँ, तो कुछ प्रोफेशन का ग्रुप या कुछ प्रोफेशंस जो उसी के सेम करियर सेम फील्ड में, तो उनका उन्होंने देखा कि उसका सक्सेस कैसा है, तो उसके आधार पे आप अपनी करियर की सक्सेस को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए जो ग्रुप बना है वो रेफरेंस, यानी रेफरेंस ग्रुप का बस एक ही पर्पस है, ये कंपैरिजन के काम आएगा। ठीक है, तो रेफरेंस ग्रुप इज अ टाइप ऑफ ग्रुप दैट पीपल यूज टू इवेल्युएट देमसेल्फ, तो इस ग्रुप को देख के लोग अपना इवेल्युएशंस करते हैं, तो वही हो जाएगा आपका रेफरेंस ग्रुप। तो रेफरेंस ग्रुप का जो मेन पर्पस है, अकॉर्डिंग टू चैरिंगटन, इन्होंने बोला था कि सोशल कंपैरिजन या वैलिडेशन, मतलब आप खुद को वैलिडेट करना चाहते हो कि हाँ हमने सही काम किया, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जस्ट कंपैरिजन के काम आता है। ठीक है, तो इससे जो है लोग खुद का कंपैरिजन करते हैं कि हाँ हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ग्रुप। तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या है और किस तरह से काम करता है? इट कंसिस्ट ऑफ पर्सन हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट। तो कुछ लोग जिनका कॉमन इंटरेस्ट है तो वो लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं। दे मे बी जॉब रिलेटेड इंटरेस्ट, तो जो इंटरेस्ट है वो काम के रिगार्डिंग भी हो सकता है, जैसे कंप्यूटर की स्किल सीखना चाहते हैं, या काम नॉन जॉब, जैसे कोई स्पोर्ट या रिलीजन का ग्रुप, तो वो होता है इनका इंटरेस्ट ग्रुप। यानी इंटरेस्ट ग्रुप यानी लोगों लोग जो अपना कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं उनका ग्रुप। ये आपका जॉब के रिगार्डिंग भी हो सकता है, जैसे किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है या मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो साथ में कोई मार्केटिंग का कोर्स कर लिया या साथ में कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो इस पर्पज के लिए जो ग्रुप बनता है वही आपका इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका नॉन फंक्शनल या आपका इनफॉर्मल में तीन ग्रुप है, फंक्शनल, फ्रेंडशिप, रेफरेंस और इंटरेस्ट। फ्रेंडशिप में ऑफिस में जैसे कोई सेम टाइप की एक्टिविटी हो रही है उसके आधार पर इन्होंने ग्रुप बना लिया, जैसे मूवी क्लब ग्रुप हो गया, एक्सरसाइज ग्रुप हो गया, या जब भी इंडिया का मैच होता है तो उसके बाद डिस्कशन के लिए ग्रुप बना हुआ है, क्रिकेट ग्रुप आप बोल सकते हैं, तो हो गया फ्रेंडशिप ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसको आप देख के बस खुद को कंपैरिजन करते हैं कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक तरह से रेफरेंस ग्रुप आपके सोशल कंपैरिजन के काम आता है। तीसरा इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप जब आपका कॉमन इंटरेस्ट है तो उसके आधार पर आप अपना ग्रुप बनाते हैं, ये काम के रिगार्डिंग हो सकता है, काम से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको कंप्यूटर पसंद है तो आपने, कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया और कंप्यूटर का कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया। ठीक है, या काम के बाहर की आपने कोई रिलीजियस या कोई स्पोर्ट ज्वाइन कर लिया, तो वो जगह आपका इंटरेस्ट ग्रुप। सो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या होता है? ग्रुप स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये एक ऐसा तरीका बताता है जिसमें ग्रुप के जो मेंबर है वो ऑर्गेनाइज होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं ताकि गोल को पूरा किया जा सके। सो ग्रुप स्ट्रक्चर इज a pattern of relationship among members that hold the group together and help it achieve goal। यानी ग्रुप स्ट्रक्चर एक पैटर्न है, रिलेशनशिप का पैटर्न है, जिसमें जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक साथ रहते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से हो सकता है, और जैसे अगर हम कॉमन तरीकों की बात करें तो ग्रुप साइज, ग्रुप रोल, ग्रुप नॉर्म्स या ग्रुप कॉन्सेंट, तो ये चार चीजें जो है देखी जाती है ग्रुप स्ट्रक्चर के लिए। ये कुछ की एलिमेंट्स यहाँ पे दी गए। तो ग्रुप स्ट्रक्चर मतलब इट रेफर्स टू द वे इन विच ग्रुप मेंबर आर ऑर्गेनाइज, मतलब किस तरह से ग्रुप के मेंबर ऑर्गेनाइज और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि ग्रुप के जो कलेक्टिव गोल है, किस पर्पस के लिए ग्रुप बना था, तो वो जो कलेक्टिव गोल है उस गोल को अचीव किया जा सके। तो इसके अगर हम की एलिमेंट्स बोले ग्रुप स्ट्रक्चर के तो वो चार है। पहला है आपका ग्रुप साइज। तो ग्रुप साइज मतलब
कितने लोगों का ग्रुप होगा। तो ग्रुप साइज कैन वेरी फ्रॉम 2 टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो ग्रुप साइज में कम से कम 2 लोग होगा और ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 से लेके जो 10 लोग हैं उसको बिल्कुल सही या इफेक्टिव ग्रुप माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत बड़ा ग्रुप है तो वहां पे हर कोई अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका ग्रुप का साइज 10 या 12 से बढ़ जाए, 10 या से ज्यादा हो या 12 से ज्यादा हो, तो जितना ज्यादा साइज बढ़ता है उतनी ज्यादा सेटिस्फिकेशन डिक्रीज होती है। यानी अगर छोटा ग्रुप है तो आसानी से लोग बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसी के मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, तो मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट अच्छे से नहीं हो पाते। ठीक है, और वहां पे सबसे ज्यादा जो इशू है ना बड़े ग्रुप में वो देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं रिंगलमैन इफेक्ट या सोशल लोफिंग। इसको लेके एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिंगलमैन इफेक्ट क्या होता है। रिंगलमैन इफेक्ट एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, रस्सी को मतलब ग्रुप बना दिया और उनको बोला कि पहले आपको रस्सी को अकेले खींचना है और बाद में एक ग्रुप में आपको खींचना है। ठीक है, रस्सी को पुल करना है। उन्होंने देखा कि जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो ड्रॉप हो गई, घट गई, जैसे से ज्यादा ज्यादा लोग उस रस्सी ड्रॉप पुलिंग टास्क में आए। कुल मिला के जैसे आप अकेले होते हो तो आप अच्छे से अपना आउटपुट देते हो कि नोटिस किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक बड़े ग्रुप में जहाँ पे 20 लोग 30 लोग हैं तो आप अपना बेस्ट आउटपुट नहीं देते। क्यों? आपको लगता है इतने सारे लोग हैं तो क्रेडिट कोई और ही ले जाएगा। तो जब आपके ग्रुप बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जाते हैं, तो जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है पर पर्सन वो डाउन हो जाती है। तो वही आपका रिंगलमैन इफेक्ट। ठीक है, कभी आप वैसे भी देखना कि घर में आप अकेले, आपको सारा काम करना, आप अच्छे से सारा काम करेंगे, लेकिन आपके बदले 2-3 लोग और आ जाए तो आप सोचेंगे कि वो भी काम करे या मैं थोड़ा कम काम करूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो नोटिस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने इसका रीजन भी बताया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, जब ग्रुप में तो कम काम क्यों करते हैं। तो एक चीज, एक प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो नोटिस नहीं किया जाएगा। जैसे आप अकेले कुछ काम कर रहे हैं तो पता लगेगा कि आप ही ने काम किया, आसानी से कंट्रीब्यूशन नोटिस हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है तो आपका कंट्रीब्यूशन नोटिस नहीं होगा, इसलिए आप ज्यादा मेहनत नहीं करते। दे प्रेफर टू सी अदर्स कैरी द वर्कलोड। और वो इस बात को भी प्रेफर करते हैं कि कोई दूसरा है तो उसको लगता है कि वो दूसरा पर्सन करेगा काम। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सो पहला आपका ग्रुप साइज दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं। एक आइडियल ग्रुप की बात करें तो 2 से 10 लोग ठीक है। 10 या 12 उससे ज्यादा अगर लोग हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। स्पेशली जो ग्रुप का आउटपुट है, एज ए ग्रुप का जो आउटपुट है वो डाउन होता है, और वो जो ग्रुप के मेंबर्स है उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी डाउन होता है। इसी को बोलते हैं सोशल लोफिंग या रिंगलमैन इफेक्ट। रिंगलमैन इफेक्ट एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक एक्टिविटी कराई, रस्सी को पुल करते हैं ना, रस्सी को खींचते हैं। तो एक बार पर्सन को बोला कि आप अकेले करो, फिर एक बार ग्रुप में बोला कि ग्रुप का पार्ट बन के आप रस्सी को खींचो। फिर पता लगा था कि जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो गई थी ग्रुप में। फिर उसका रीजन उन्होंने फाइंड किया। तो एक रीजन ये निकला कि अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट है तो आपका नोटिस कम किया जाएगा, आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको ज्यादा नोटिस नहीं किया जाएगा, मतलब आपने कितना काम किया तो पता नहीं लग पाएगा ना। तो इसलिए लोग कम काम करते हैं, आउटपुट कम होता है। दूसरा, लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग जो है वर्कलोड ज्यादा ले, मैं ज्यादा काम क्यों करूँ, तो इस तरह की फीलिंग भी आती है। सेकेंड, आपका ग्रुप रोल। इन ए फॉर्मल ग्रुप रोल आर प्री डिटरमाइन एंड असाइन टू मेंबर। तो अगर हम एक फॉर्मल ग्रुप की बात करें तो किसको क्या रोल दिया जाएगा वो पहले से डिटरमाइन किया जाता है और मेंबर्स को दे दिया जाता है। ईच रोल विल हैव स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी। तो हर रोल की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती है। ठीक है, तो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको चाहिए कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है वो उनको पूरा करना है। तो ग्रुप रोल मतलब क्या क्या एक्टिविटी आपको ग्रुप्स में करनी है वो सारी आपके ग्रुप रोल आ जाएंगे। अलग अलग टाइप के रोल हो सकते हैं, इनिशिएटर, इन्फॉर्मर, क्लैरिफायर, तो समराइजर या रियलिटी टेस्टर। तो इस तरह से कई सारे रोल हो सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म है रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट किस तरह से होता है, किस वजह से होता है? तो दो टाइप का रोल कन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक है इंटर रोल कन्फ्लिक्ट और दूसरा है इंट्रा रोल कन्फ्लिक्ट। इंटर रोल कन्फ्लिक्ट कब होता है? व्हेन देयर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट रोल। इंटर रोल नाम से ही लग रहा है, आपके दो अलग अलग रोल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको आ गई, कुछ इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिली। जैसे एक आपका वर्क रोल है, ऑफिस में जब काम करते हैं। दूसरा फैमिली रोल, आप फैमिली में फादर है, मदर है, ब्रदर है। तो आपका जो फैमिली रोल है अगर वो एक दूसरे के साथ मैच ना करें, सो वर्क रोल एंड फैमिली रोल ऑफन कम्पीट विद वन अनदर एंड कॉज कन्फ्लिक्ट। तो ऑफिस में आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं, घर वाला रोल आप नहीं प्ले कर पा रहे, या घर पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ऑफिस वाला काम नहीं कर पा रहे, तो इससे जो कन्फ्लिक्ट अराइज होगा उसको बोला जाता है इंटर रोल। ये आपका डिफरेंट रोल है, वर्क और फैमिली। ऐसे एक होता है दोस्तों इंट्रा रोल। इंट्रा रोल मतलब एक ही टाइप का, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में दो टाइप के टास्क आपको करने हैं। एक है कस्टमर का विजिट भी करना है और दूसरा है कि ब्रांच का भी काम करना है। तो या तो आप ये काम कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो इंट्रा रोल मतलब सेम टाइप के जो रोल है, सेम टाइप का जो टास्क है, उसमें अलग अलग जो हमारे रोल होते हैं वहां पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, रोल तो सेम है लेकिन अलग अलग टास्क है। यहाँ पे आप मान लीजिए एज ए ब्रांच मैनेजर काम कर रहे हैं तो आप ही को लोन सेंक्शन करना है और आप ही को एनपीए कस्टमर के वहां विजिट करना है। तो रोल आप ही को दिया गया है लेकिन टास्क अलग अलग है। तो कौन सा टास्क पहले करें, किस टास्क की वजह से मतलब क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो कई बार कई सारे टास्क होते हैं
तो उनको एक बार में हम नहीं अच्छे से हैंडल करते, तो उसकी वजह से जो है कन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड है ग्रुप रोल। ग्रुप रोल में ये देखा जाता है कि हर मेंबर जो है ग्रुप का, उसको कुछ रोल दिया जाता है, उसमें उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज होती है जो उस पर्सन को करनी होती है। रोल कन्फ्लिक्ट कब होता है कि जो हमारा रोल है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ये दो तरह से हो सकता है, इंटर और इंट्रा। इंटर रोल कन्फ्लिक्ट कब होगा? जब हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोल में प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे आपका वर्क रोल है, आप ऑफिस में काम करते हैं, फैमिली रोल है, आप फादर भी है, तो ऑफिस में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, घर को आप रोल को नहीं पूरा कर पा रहे, तो उससे इंटर रोल कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ऐसे एक है इंट्रा रोल। इंट्रा रोल कन्फ्लिक्ट कब होगा? जब आपका सेम टाइप के रोल में अलग अलग आपके टास्क है और वहां पे परफॉर्म करने से आपको अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपका ऑफिस में दो टास्क है, विजिट भी करना है कस्टमर को और लोन भी सेंक्शन करना है। तो इस तरह से अगर आप विजिट करोगे तो टाइम इतना लगेगा कि लोन सेक्शन नहीं हो पाएगा, कि अगर लोन सेक्शन करोगे तो विजिट नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप से जो प्रॉब्लम आ गई, इसको बोला जाता है इंट्रा रोल कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट आपका ग्रुप नॉर्म्स। सो ग्रुप नॉर्म्स में मतलब क्या होगा? दे आर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर विद इन ए ग्रुप दैट आर शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो किस तरह से आपको ग्रुप में बिहेव करना है, तो वो आपका नॉर्म्स होता है। नॉर्म्स डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो नॉर्म से बाउंड्री सेट होती है कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्ट किया जाएगा, कैसा नहीं होगा। अब जैसे ऑफिस में बहुत ही कैजुअल वे में बात करते हैं, किसी चीज को सीरियस नहीं लेते, वो आपके ऑफिस का काम है, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। या बहुत डिसिप्लिन है, तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो आपका कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, कौन सा अनएक्सेप्टेबल है, तो वो बाउंड्री सेट की जाती है ग्रुप नॉर्म्स के द्वारा। मतलब नॉर्म्स एक तरह से गाइडलाइंस होते हैं, किस तरह से हमें कम्युनिकेट करना है, कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे हमें डिसीजन लेना है। तो नॉर्म्स वो गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्म्स है एक टाइप की गाइडलाइंस देते हैं कि हमें ग्रुप में कैसा बिहेव करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, और कैसे हमें डिसीजन लेना है। तो ये सारी चीजें ग्रुप नॉर्म्स के थ्रू पता लगती है। चौथा आपका ग्रुप कोहेंसिनेस। ये जो वर्ड है दोस्तों, कोहेंसिनेस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपस में लोग कितना जुड़ाव, कितना कनेक्ट महसूस करते हैं, आपस में लोग एक दूसरे के साथ कितना इमोशनली कनेक्ट महसूस करते हैं, तो वही होता है ग्रुप कोहेंसिनेस। सो कोहेंसिवनेस रेफर्स टू द बॉन्डिंग ऑफ ग्रुप मेंबर्स एंड देयर डिजायर टू रिमेन पार्ट ऑफ ग्रुप। तो जो ग्रुप के मेंबर है, जैसे कुछ ग्रुप ऐसा होगा, लोग सोचते हैं जल्दी जल्दी टास्क हो और हम अपने अपने घर जाए, मतलब लोगों के अंदर एक दूसरे को लेकर कोई बॉन्डिंग नहीं है। एक दूसरा ग्रुप है जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग रखते हैं। तो कोहेंसिवनेस का मतलब है कि बॉन्डिंग ऑफ द ग्रुप मेंबर्स एंड देयर डिजायर टू रिमेन पार्ट ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप के मेंबर्स आपस में कितनी बॉन्डिंग रखते हैं और वो अपने ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं। उनकी डिजायर, उनकी इच्छा क्या है कि क्या हम लॉन्ग टर्म तक अपने ग्रुप का पार्ट रहे या हमारा ग्रुप डिसॉल्व हो जाए। तो कोहेंसिनोस एक तरह से ग्रुप के मेंबर्स की बॉन्डिंग बताता है। मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ ग्रुप कोहेंसिनेस। तो ग्रुप कोहेंसिनेस होगा नहीं होगा, कई सारे फैक्टर होते हैं। तो क्या क्या फैक्टर है जो कोहेंसिनेस को डिफाइन करते हैं? पहला है कि द मोर डिफिकल्ट इट इज, अगर किसी ग्रुप की मेंबरशिप मिलनी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, तो वो ग्रुप ज्यादा कोइंसिडेंस होगा। यानी अगर किसी ग्रुप का मेंबर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़े, तो वो वाला ग्रुप के जो मेंबर है वो काफी कोहेंसी, यानी काफी जुड़ाव और काफी ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे। ठीक है, उनकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ही मुश्किल से आप ग्रुप का मेंबर बन पाए। और दूसरा जो रीजन है ग्रुप कोहेंसीनेस का, वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके ग्रुप का कंपटीशन किसी बाहरी ग्रुप से है, अगर आपको बाहर के किसी ग्रुप से कोई थ्रेट या कोई सर्वाइवल इश्यूज आते हैं, आपको लगता है कि जो बाहर का ग्रुप है उससे मुझे कुछ खतरा है, मेरे को कंपटीशन महसूस हो रहा है, तो उस केस में भी आप अपने ग्रुप को सर्वाइव करने, ये वही बात है कि जब बाहर से, आप अपनी फैमिली का एग्जाम्पल लीजिए ग्रुप के तौर पे, आपकी फैमिली, जब आपको लगता है कि पड़ोस से कुछ खतरा है, तो जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छी बन जाती है। ठीक है, तो दूसरा रीजन वो हो गया कि जब आपको बाहर से कोई खतरा है, किसी एक्सटर्नल ग्रुप या एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर आपको कोई खतरा लगता है अपने ग्रुप में, तो इस केस में भी जो ग्रुप के मेंबर है वो काफी कनेक्ट और काफी अच्छी बॉन्डिंग उनकी हो जाती है। अगर ग्रुप में कोहेंसीनेस ज्यादा होगा तो उससे कई सारे बेनिफिट है, जैसे कि आपका जो वर्क है, जो लोग है वो सेटिस्फाई फील करेंगे। टर्नओवर भी कम होगा। टर्नओवर मतलब जो लोग आपके ऑफिस को छोड़ के चले जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो वो कम होगा। क्यों? क्योंकि लोग अपने ग्रुप का, ऑफिस का जो ग्रुप है उसके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, इसलिए वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे। एब्सेंट लोग कम से कम एब्सेंट रहेंगे और उनका आउटपुट या प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा रहेगा। तो ये फायदे होते हैं ग्रुप कोहेंसिडेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ग्रुप कोहेंसिडेंस को बताया। कोहेंसिडेंस का मतलब होता है कि ग्रुप के लोग एक दूसरे के साथ कितना बॉन्डिंग, कितना अच्छा मतलब कितना उनका डिजायर है कि हम इस ग्रुप का पार्ट रहे, तो वही होता है कोहेंसिडेंस। ठीक है, एक नंबर का ये भी पूछ सकते हैं। कई सारे फैक्टर है जो डिसाइड करेंगे कि ग्रुप के मेंबर आपस में कोहेंसिनेस है या नहीं है, मतलब वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग महसूस करते कि नहीं करते। एक फैक्टर है कि अगर आपको ग्रुप की मेंबरशिप बहुत मुश्किल से मिली होगी, तो वो जो ग्रुप है वो काफी कोहेंसिव होगा। यानी अगर किसी ग्रुप का या किसी कंपनी का आपको पार्ट बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत डिफिकल्टी भी, तो उस कंपनी के ग्रुप में आप बहुत अच्छे से जुड़ाव महसूस करेंगे। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके ग्रुप को किसी बाहर के ग्रुप से खतरा है, जैसे आपकी कोई फैमिली है,
आपको लगता है कि आपकी फैमिली को किसी बाहर की किसी फैमिली से या बाहर के पड़ोसी से खतरा है, तो फैमिली के मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग फील करते हैं। तो दूसरा रीजन यही हो गया कि अगर आपके ग्रुप को बाहर से कोई खतरा है तो ग्रुप के मेंबर्स जो है उनकी बॉन्डिंग बढ़ जाती है, कोइंसिडेंस बढ़ जाता है। अगर जो है एक और फैक्टर है वैसे कि जो छोटा ग्रुप है वहां पे जो लोग हैं वो ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो ज्यादा कोहेंसी होते हैं। यानी बड़े ग्रुप के कंपैरिजन में जो छोटे ग्रुप है वो मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ज्यादा वो जुड़ा हुआ बॉन्ड महसूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े ग्रुप है वहां पे ज्यादा आपकी जान पहचान हो ही नहीं रही। मान लीजिए आपने 40 लोगों का ग्रुप बनाया, तो लोग एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे, तो उनको जुड़ाव या कोहेंसिडेंस की फीलिंग, बॉन्डिंग वाली फीलिंग कहाँ से आएगी। तो छोटे ग्रुप में कोहेंसिडेंस ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू बड़े ग्रुप। इसके फायदे कई सारे होते हैं। एम्प्लॉयज अपने काम को लेकर सेटिस्फाई होते हैं, छोड़ के भी नहीं जाते, टर्नओवर यानी रेजिग्नेशन रेट डाउन होता है, एब्सेंट भी नहीं होते, और उनकी आउटपुट या प्रोडक्टिविटी भी काफी बढ़ जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, ठीक है। तो 4 फैक्टर हमने यहाँ पे देखे हैं आपका ग्रुप स्ट्रक्चर को लेके। ग्रुप साइज, आइडियल साइज 2 से 10 मेंबर का है, 10 से ज्यादा बढ़ेगा ना तो दिक्कत आ जाएगी, रिंगल मैन इफेक्ट आ जाएगा, मतलब जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा आउटपुट डिक्रीज होता है। ग्रुप रोल, सबके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से डिफाइन की जाती है। इंटर रोल, इंट्रा रोल, इंटर रोल मतलब अलग अलग टाइप के रोल, जैसे आपका ऑफिस का रोल या घर का रोल। इंट्रा मतलब ऑफिस में 2 काम में रोल, तो वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो हो जाएगा आपका रोल कन्फ्लिक्ट। ग्रुप में जो नॉर्म्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, वही आपका ग्रुप नॉर्म्स होगा। ग्रुप कोहेंसिनेंस का मतलब कैसे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। ये 3 तरह से हो सकता है कोहेंसिनेंस। अगर ग्रुप की मेंबरशिप मिलनी बहुत मुश्किल है तो ज्यादा कोहेंसी होगा ग्रुप। दूसरा, अगर आपका बाहर के किसी ग्रुप से खतरा है तो भी आपके ग्रुप में बॉन्डिंग या कोइंसिडेंस ज्यादा देखने को मिलेगी। या जो छोटे ग्रुप है उनका टाइम स्पेंड आपस में ज्यादा होता है, तो वहां भी ज्यादा कोइंसिडेंस देखने को मिलेगी। जो ग्रुप कोइंसिडेंस अच्छी है तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, छोड़ के भी नहीं जाएंगे, एब्सेंट भी नहीं रहेंगे और आउटपुट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप इफेक्टिवनेस। ग्रुप इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, अगर इसको बहुत सिंपल भाषा में समझे तो ग्रुप इफेक्टिवनेस का मतलब है कि आपने जो ग्रुप बनाया किसी गोल के लिए बनाया, किसी पर्पस के लिए बनाया, कोई एक ऑब्जेक्टिव आपके ग्रुप का। तो ग्रुप के मेंबर्स टीम इस तरह से काम करते हैं कि वो ग्रुप का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव, वो पूरा हो जाता है, तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे इफेक्टिवनेस। अब कोई ग्रुप है जहाँ पे लोग आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया, आपस में उनका प्रॉब्लम हो गया बहुत सारा, वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, तो ऐसे ग्रुप को आप इफेक्टिवनेस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप की सारी एनर्जी, सारा फोकस वो आपस में जो कन्फ्लिक्ट, उनके आपस में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने में लग रहा है, तो वही टाइम जो है उनको गोल को पूरा होने में देना चाहिए। तो ग्रुप इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है? इट इज अ कैपेसिटी अ ग्रुप हैज टू अकम्प्लिश द गोल और ऑब्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑथराइज्ड पर्सनल और द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी आपको गोल दिए, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव दिया, उसको पूरा करने की जो आपकी कैपेसिटी है, उसी को बोला जाता है ग्रुप इफेक्टिवनेस, ठीक है। सो ग्रुप को क्या करना होता है? ग्रुप का एम होता है टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग ए गोल। तो हर ग्रुप का एक एम होता है कि आपको ये गोल अचीव करना है, ठीक है। वाइल द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पीपल विद वेरी बिहेवियर। अब ग्रुप में अलग अलग बिहेवियर के, अलग अलग एटीट्यूड, अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लोग होते हैं, ठीक है। तो जो सारे के सारे जो मेंबर्स है उनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से डिसाइड होगा। मतलब ग्रुप में काम तो सभी को करना है, तो सभी के परफॉर्मेंस की वजह से ग्रुप का इफेक्टिवनेस होगा या नहीं होगा ये पता लगता है। तो ग्रुप इफेक्टिवनेस की कुछ इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, आपके एम्प्लॉयज, ग्रुप के एम्प्लॉयज जो मेंबर्स है वो कितने सेटिस्फाई, उनका एटीट्यूड क्या है, क्या वो पॉजिटिव एटीट्यूड से काम कर रहे हैं, अटेंडेंस क्या है, क्या वो बार बार छुट्टी ले रहे हैं, रिटेंशन मतलब कितने लंबे टाइम तक वो आपको या आपके ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपको छोड़ के तो नहीं जा रहे, लर्निंग, क्या वो नई लर्निंग करने, क्या वो अडेप्ट हो रहे नहीं हो रहे, फिजिकल और मेंटल वेलबिंग कैसा है आपके ग्रुप के मेंबर्स का। तो ये वो कुछ फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि ग्रुप इफेक्टिवनेस है या नहीं। सो बहुत ही सिंपल टर्म है ग्रुप इफेक्टिवनेस। ग्रुप इफेक्टिवनेस मतलब ग्रुप की कैपेसिटी कि वो अपने गोल को पूरा कर सके, वो गोल जिसको ऑथराइज पर्सनल या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। यानी आपका ग्रुप बनने का एक गोल है, अगर आप उस गोल को पूरा करते हैं, उस पर्पस को पूरा करते हैं, तो माना जाएगा कि हाँ आपका ग्रुप जो है वो इफेक्टिव है। और यहाँ पे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका एम होता है कि सभी को एक कॉमन गोल, क्योंकि ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका गोल तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे जो लोग हैं अलग अलग एटीट्यूड, अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग जरूरत के होते हैं, तो सभी की जो क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस है, सभी की जो जोड़ के परफॉर्मेंस है, उससे डिसाइड होगा कि ग्रुप इफेक्टिवनेस है या नहीं है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स भी इन्होंने दिए हैं, कितनी आप प्रोडक्टिविटी कितनी कर रहे हैं, कितने आप सेटिस्फाई है, अटेंडेंस ज्यादा है या बहुत कम हो रही है, रिटेंशन कितने टाइम तक आप जुड़े हुए, लर्निंग एंड अडेप्शन है या नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपकी ग्रुप इफेक्टिवनेस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लीडरशिप एंड टीम इफेक्टिवनेस। सो दोनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले आता है आपको दोस्तों लीडरशिप, फिर हम देखेंगे टीम इफेक्ट। लीडरशिप का क्या मतलब है, अगर इसको बहुत ही कॉमन भाषा में बोले, लीडरशिप इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परसुएड और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर और एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ए गोल। यानी लीडर का काम क्या है? लीडर का काम है कि इन्फ्लुएंस करना, किसको?
जो उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं, जो उसके एम्प्लॉयज है, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, ताकि वो जो एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से काम करें। क्योंकि जो लीडर है वो क्या चाहता है, वो यही तो चाहता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो। बहुत से एम्प्लॉयज नहीं भी चाहते होंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए 1 लाख लोग काम करते हैं, उनका मान लीजिए 5 या 10 लीडर है, जस्ट एज्यूम करते हैं 10 लीडर है। तो ये 10 लीडर क्या चाहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो। पर क्या 1 लाख में से सभी के सभी लोग चाहेंगे? नहीं। शायद 1 लाख में से 5,000 लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हो कि हम काम करें या हम अच्छा आउटपुट दें, वो नहीं चाहते, वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड। तो ऐसे लोगों को या सभी लोगों को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस करना कि हाँ, आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। यानी लीडरशिप मेनली क्या है कि दूसरों को परसुएट करना, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, दूसरों के बिहेवियर को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर सके। लीडरशिप में 3 चीजें आती है, एक होगा आपका लीडर, दूसरा होगा आपका फॉलोवर, और तीसरा होगा आपका सिचुएशन वेरिएबल। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। लीडरशिप का जो पहला फैक्टर है जिसको लीडर बोला गया, तो ये वो पर्सन है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है और दूसरों को मोटिवेट करता है किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी काम के लिए। यानी एक तरह से लीडर अपने जो सबॉर्डिनेट है, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन देता है, उनको सपोर्ट देता है, उनको गाइडेंस देता है कि कैसे गोल को पूरा करना है। ठीक है, तो लीडर वही है जो दूसरों को मोटिवेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है और डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। सेकेंड आता है फॉलोवर। फॉलोवर ये वही इंडिविजुअल है जिनको लीड किया जा रहा है, जैसे सबॉर्डिनेट या आपके जो एम्प्लॉयज है जो लीडर को फॉलो कर रहे हैं, उसी को फॉलोअर्स बोला जाएगा। ठीक है, ये वही है जिसके बिहेवियर को शेप या डायरेक्शन देने का काम लीडर करता है। तीसरा आएगा आपका सिचुएशनल वेरिएबल्स। तो सिचुएशन वेरिएबल में क्या होगा, ये एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएंगे जिसकी वजह से लीडरशिप प्रोसेस को इम्पैक्ट करे पड़ेगा। जैसे कि कोई बाहर से कोई चैलेंज अगर आपको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, या किस टाइप का टास्क है, और ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट क्या है। तो कुल मिला के सिचुएशन वेरिएबल में आपकी, जैसे कोई भी चीज लीडर ने बोली है फॉलोअर को करने के लिए, तो कई सारी सिचुएशंस और भी होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स और होते हैं जिसकी वजह से गोल होगा कि नहीं होगा, गोल पूरा होगा कि नहीं होगा, वो डिसाइड होता है। तो लीडर चाहता है कि काम करे, फॉलोवर्स को उसने इन्फ्लुएंस कर भी दिया, पर कई बार कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें गोल को पूरा नहीं करने देते, जैसे एक्सटर्नल कोई चैलेंज है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी, या कुछ भी ऐसा बाहर का चैलेंज, वो सारा आपका सिचुएशन वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, तो लीडर मतलब जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करे। कुल मिला के ये डायरेक्शन देता है, मोटिवेशंस देता है अपने एम्प्लॉयज को किसी भी गोल को पूरा करने के लिए। तो इसमें 3 फैक्टर है लीडरशिप में, लीडर्स, फॉलोवर और सिचुएशनल वेरिएबल। लीडर वही है जो दूसरों को डायरेक्शन देने का काम कर रहा है, फॉलोवर्स जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, जिसको डायरेक्शन दी जा रही है, और सिचुएशनल वेरिएबल में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल चैलेंजेस आपका आ जाएगा। तो लीडरशिप की कुछ इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है। एक तो लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दिन लीडर ने इन्फ्लुएंस किया और वो हमेशा रहेगा, ये कंटिन्यूअस, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ठीक है, लीडरशिप एक पर्सन की क्वालिटी होती है जो इंडिविजुअल को मोटिवेट करती है, विच मोटिवेट द इंडिविजुअल टू बी विद लीडर्स। तो हर किसी पर्सन के अंदर एक पर्सनल क्वालिटी है, लीडरशिप एक क्वालिटी है जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है मोटिवेट कर होते हैं उस पर्सन से। ठीक है, और ये जो मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट है, विच मैनिफेस्ट एबिलिटी, क्रिएटिवनेस एंड इनिशिएटिव। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लीडर होता है, जो एम्प्लॉयज उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर इनिशिएटिव को लाना, ठीक है, उनके अंदर क्रिएटिवनेस को लाना, ये सारा काम लीडर करता है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो काफी अच्छा एक्सपेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे ये जो लीडरशिप का प्रोसेस है, यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनता है लीडर और फॉलोअर के बीच में, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो पूरा किया जाता है। ये दूसरों के बिहेवियर या एटीट्यूड को शेप देने का काम करते हैं, जैसे हमने पहले भी बोला कि डायरेक्शन देता है। तो लीडरशिप क्या करता है कि वो एक शेप दे रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है कि किस तरह से काम किया जाना चाहिए। सो लीडरशिप क्या है, लीडरशिप समथिंग दैट इमर्ज, दैट ग्रो एंड दैट इज अचीव। तो ये चीज इमर्ज होती है, ग्रो होती है, तो इस तरह से ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह काम करती है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लीडरशिप की बताई है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक पर्सनल क्वालिटी है जो इंडिविजुअल को अपने साथ रहने के लिए मोटिवेट करती है, इस तरह से काम करने के लिए मोटिवेट करती है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी एबिलिटी, इससे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन गोल के लिए एक रिलेशनशिप सेट करता है आपका लीडर्स और फॉलोवर्स के बीच में। इट इज द एबिलिटी ऑफ जो आपके एम्प्लॉयज है उनको एटीट्यूड को शेप देना, उनको डायरेक्शन देना, या उनके बिहेवियर को शेप देने का काम करता है एक अच्छा लीडर। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज लीडर। लीडर की डेफिनेशन क्या है। लीडर वही है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पावर, कंट्रोल, एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। तो अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन देखें तो लीडर वही है जो दूसरों को अपनी पावर के बेसिस पे, कंट्रोल या एबिलिटी या इंटेलिजेंस के बेसिस पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। कैसे इन्फ्लुएंस करना है कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए,
अगर हम बात करें स्टीफन पी रॉबिन्स की, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी इसेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर। तो वहां पे इन्होंने बोला कि लीडरशिप इज ए प्रोसेस एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ए ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ए विजन सेट एंड अटेंड ए कॉमन गोल विद इट्स ग्रुप कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे बोला गया कि लीडर का मतलब है कि एक ग्रुप को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर लेना कि वो एक विजन है और ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, उस गोल को पूरा करें। तो एक ग्रुप को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने में वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए वो काम करे। तो इस तरह से किसी ग्रुप को अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वही आपका लीडरशिप कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लीडरशिप की डेफिनेशन दी है। लीडरशिप को लेके कोई ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉपर स्टैंडर्ड है या कुछ बेंचमार्क है जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये लीडरशिप है या नहीं है। एब्सोल्यूट अगर हम देखें तो कोई यहाँ पे एज इट इज कोई स्पेसिफिक बेंचमार्क नहीं है। सो यहाँ पे लीडर की डेफिनेशन दी है, जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करे अपनी पावर और कंट्रोल से, वही लीडर होता है। पी रॉबिन ने अपनी बुक में लीडरशिप की डेफिनेशन दी है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रुप को इन्फ्लुएंस किया जाएगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टीम इफेक्टिवनेस। टीम इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है? सो टीम इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? टीम का क्या मतलब है? टीम रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। तो टीम क्या है कि कुछ लोग आते हैं मिलके काम करते हैं ताकि किसी गोल को पूरा किया जा सके। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो है जो अगर हम बात करें टीम और ग्रुप की, तो ग्रुप से टीम कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो टीम जो है ग्रुप से डिफरेंट होता है। अ ग्रुप रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद वन अनदर मे और मे नॉट हैव अ कॉमन गोल। तो टीम और ग्रुप में सबसे बड़ा डिफरेंस इसी चीज को लेके, ग्रुप और टीम। टीम में सबका कॉमन गोल होना जरूरी है, जो गोल है सबका कॉमन होगा। तो जो टीम के मेंबर्स है, मान लीजिए 5 मेंबर्स है, तो उनका गोल कॉमन है, ये बात कंफर्म हो जाती है। लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं है, मे और मे नॉट हैव अ कॉमन गोल। तो ग्रुप के मेंबर्स का गोल कॉमन भी हो सकता है और डिफरेंट गोल भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस है आपका टीम और ग्रुप के बीच में। कई बार ग्रुप में अलग अलग, मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है, तो सबको अपना अपना टास्क दे दिया गया और वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं भी है। टीम के मेंबर्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, क्यों? क्योंकि गोल कॉमन है। यहाँ पे गोल कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब गोल कॉमन नहीं होगा तो वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। किसमें? ग्रुप में ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपकी टीम इफेक्टिवनेस की, तो टीम इफेक्टिवनेस क्या होगा? तो टीम के जो मेंबर्स है, टीम को इफेक्टिव तब बोला जाएगा जब जिस एक्सपेक्टेशन से टीम को बनाया गया है, जिस काम के लिए टीम को दिया गया है, अगर वो काम पूरा कर लेते तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ, ये जो टीम है ये इफेक्टिव है। देर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप बिहेवियर दैट मस्ट बी एड्रेस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम इफेक्टिव है तो उसके लिए 3 चीजें होनी जरूरी है। पहला, टीम जो है, टीम मस्ट वर्क हार्ड, उनको बहुत मेहनत करनी है। दूसरा, उनकी जो स्किल्स है वो राइट होनी चाहिए, सही टेक्निकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। और तीसरा, टीम मस्ट बी एबल टू डेवलप अप्रोप्रिएट अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी सही अप्रोच होनी चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम जो है इफेक्टिव वे में काम करे। द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू हार्ड वर्क, स्किल डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव प्रॉब्लम। तो ये जो 3 फैक्टर की हमने बात की थी, हार्ड वर्क होना चाहिए, प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ चीजें होनी जरूरी है। पहला, आपका टास्क इटसेल्फ शुड बी मोटिवेटिंग। तो जो भी आपने टास्क दिया है वो इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग वाला होना चाहिए। इंप्लॉयज को मोटिवेशन मिलनी चाहिए टास्क को देख के। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है कि जो टास्क है वो टास्क को खुद में मोटिवेशन होना चाहिए, उसको देख के एम्प्लॉयज मोटिवेट फील करें। सेकंड पॉइंट है, द टास्क इटसेल्फ शुड बी सीन एज वर्थवाइल। जो जो टास्क है, जो काम है, उसको वो इंपॉर्टेंट लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट काम है, या ये ऑर्गेनाइजेशन और आपके कस्टमर को इम्पैक्ट करता है। तो दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर है कि जो आउटकम है टास्क का वो इम्पोर्टेंट लगना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने जो भी टास्क किया है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उससे ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट पड़ रहा है और जो एक्सटर्नल कस्टमर है उनको भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज जो है टीम मेंबर्स को फील होना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करेंगे। जो जॉब है, वो जो टीम के मेंबर्स है उनको सेल्फ रेगुलेशन, मतलब वो खुद को कंट्रोल करे, ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। दे शुड डिसाइड हाउ द वर्क इज टू बी डन। तो टीम मेंबर्स को इतनी आजादी मिलनी चाहिए कि कैसे काम किया जाएगा। ठीक है, अगर आप उनको इस तरह से फ्रीडम और सेल्फ रेगुलेटरी माहौल में अगर काम देते हैं, काम करने को बोलते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और टाइम टू टाइम उनको फीडबैक भी देना चाहिए कि टीम ने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो आपको टीम इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देने के लिए जरूरी होती है।
अगला है कि जो गोल होना चाहिए टीम का वो चैलेंजिंग होना चाहिए। अगर आप चैलेंजिंग जॉब दे रहे हैं एम्प्लॉयज को तो उससे भी वो मोटिवेट होते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि आसान काम तो कोई भी कर सकता है, हमारी टीम का पर्पस एक चैलेंजिंग टास्क है। ऐसा इतना चैलेंजिंग भी ना हो कि उसको अचीव ना किया जा सके। चैलेंजिंग गोल होना चाहिए लेकिन वो अचीवेबल होना चाहिए कि उसको अचीव कर सके। तो इससे जो है जो एम्प्लॉयज है वो मोटिवेशन फील करते हैं। रिवॉर्ड वाला सिस्टम भी होना चाहिए। ठीक है, अगर टीम सक्सेस होती है तो प्रॉपर से रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। तो उससे भी जो है टीम मेंबर्स जो है मोटिवेशन फील करते हैं। तो ये सारी कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी टीम इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो टीम इफेक्टिवनेस के लिए तीन चीजें जरूरी है। सही स्किल होना जरूरी है, हार्डवर्क होना चाहिए टीम मेंबर्स का, और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि जो काम है वो मोटिवेशन वाला होना चाहिए। काम को देख के टीम मेंबर्स को लगना चाहिए काफी सही और मोटिवेशन वाला काम है। काम की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, उनको लगना चाहिए कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो दूसरों की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा और बाहरी कस्टमर को इम्पैक्ट करेगा। जो काम है उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। ठीक है, द जॉब शुड प्रोवाइड द टीम विद अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रेगुलेशन। तो जो भी काम है वहां पे अपने डिसीजन वो खुद से ले सके, इसकी आजादी मिलनी चाहिए। जो गोल है वो चैलेंजिंग होना चाहिए। चैलेंजिंग गोल से लोग जो है मोटिवेशन फील करते हैं, पर वो इतना चैलेंजिंग भी ना हो कि आप उसको अचीव ही ना कर पाओ। लास्ट रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। टीम अगर सक्सेस हासिल करती है तो आपको उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपकी टीम इफेक्टिवनेस को लेके। नेक्स्ट हेडिंग है लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। तो यहाँ पे इन्होंने लीडरशिप के रोल के बारे में बताया कि मैनेजर का क्या रोल है, लीडर का क्या रोल है, क्या डिफरेंस है, वही सब चीजें यहाँ पे इन्होंने बताई है। तो मैनेजर की बात करें तो जो पीटर ड्रकर है उनका कहना था कि मैनेजर आर मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स इन बिजनेसेस। तो बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपके मैनेजर ही होते हैं। और एक मैनेजर जो है वही बिजनेस को मैनेज करता है और उसी से डिसाइड होगा कि आपकी इंटरप्राइज सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, जो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट डिफाइन अ मैनेजर और एज समवन। तो मैनेजमेंट में डिफाइन किया गया कि मैनेजर वो है जो दूसरों से काम करवाता है। ठीक है, मैनेजर एग्जैक्टली क्या होगा, मैनेजर इज ए लीडर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स। तो कुछ वर्कर्स का जो है ग्रुप लीडर के तौर पे मैनेजर काम करता है। ही इज अ लीडर फॉर गेटिंग रिजल्ट डन। अब मान लीजिए 100 लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक मैनेजर है, तो मैनेजर को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इनसे काम करवाइए, आपको जो रिजल्ट लाने को बोला है इन वर्कर्स से काम करा के वो रिजल्ट ला के दीजिए। एंड ही इज द लीडर हु हैज टू शो द वे फॉरवर्ड, यानी एक तरह से रास्ता दिखाने का काम, क्या गोल है उसको कैसे पूरा करना है। मान लीजिए 100 वर्कर्स एक मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं तो उनको डायरेक्शन देने का काम, कैसे गोल को पूरा करना है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए रिजल्ट, अब कैसे 100 लोगों से काम कराना है ये जिम्मेदारी मैनेजर के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोलिए कि जो मैनेजर है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। पीटर ड्रकर का भी यही कहना था कि मैनेजर सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। बिजनेस ग्रो होगा नहीं होगा, सक्सेस होगा नहीं होगा, ये मैनेजर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम वैसे देखें मैनेजर क्या है, वो कुछ लोगों का, कुछ वर्कर्स का एक लीडर आप बोल सकते हैं जो उनसे काम करवाता है। यानी मैनेजमेंट ने जिम्मेदारी दी है मैनेजर को कि आपका काम है लोगों से काम कराना। अब 100 वर्कर्स के ऊपर एक मैनेजर है तो उन 100 वर्कर्स से कैसे आउटपुट लेना है ये जिम्मेदारी मैनेजर को दी जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने लास्ट में बोला है कि हमें मैनेजर और लीडर के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। वो टॉपिक थोड़ी देर बाद आएगा दोस्तों। प्रॉपर एक टेबल दी गई है यहाँ पे, लीडर क्या है मैनेजर क्या है। तो टेबल से हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है लीडर और मैनेजर के बीच में। ठीक है, वो डिफरेंस आपको थोड़ी देर में पता लगेगा, पर एक छोटा सा ये टॉपिक और बीच में देख लेते हैं कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर हम देखें लीडरशिप और मैनेजमेंट, तो लीडरशिप के बारे में तो आप काफी कुछ समझ चुके होंगे। लीडरशिप मतलब कैसे लोगों को डायरेक्शन देना। एक अच्छा लीडर वो है जो लोगों को डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है, मोटिवेट करता है टास्क को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो लीडरशिप के बारे में आप एक्चुअली जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे इन्होंने लीडरशिप और मैनेजमेंट को कुछ पॉइंट से बताया। मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग एंड बजटिंग, प्लान करना क्या चाहिए कितने चाहिए, बजट करना, ये मैनेजमेंट का काम है। लीडरशिप इन्वॉल्व सेटिंग डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देता है, ये प्लान बनाता है इस तरह से काम होना चाहिए। मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान बनाता है और उसको डायरेक्शन देने का काम करती है लीडरशिप। पहला डिफरेंस ये हो गया। सेकंड, मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है और स्टाफिंग, ऑर्गेनाइज करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, कितने स्टाफ की कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो वो काम देखता है मैनेजमेंट। लीडरशिप इन्वॉल्व अलाइनिंग पीपल, लोगों को अलाइन करना कि उनके गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच करें, उनको अलाइनमेंट करने का काम लीडर करता है। तीसरा है मैनेजर प्रोवाइड कंट्रोल एंड सॉल्व प्रॉब्लम। ये क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करता है, आपको कंट्रोल करता है और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। कौन, मैनेजमेंट। लीडरशिप प्रोवाइड मोटिवेशन, ये आपको मोटिवेट करती है। अगर हम शॉर्ट में बोले तो लीडरशिप का 3 काम है। आपको डायरेक्शन देना, ठीक है, किस डायरेक्शन में कैसे आपको काम करना, डायरेक्शन देना, मोटिवेट करना, और आपको अलाइन करना कैसे, कि आपका गोल, इंडिविजुअल का गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल वो मैच होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। तो ये काम लीडरशिप करता है। मैनेजमेंट का काम है बजट रेडी करना, कितने स्टाफ होंगे उसको हायर करवाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, कंट्रोल करना, ये सारे मैनेजमेंट का काम होता है। तो शॉर्ट में बस यहाँ पे यही चीजें बताइए।
अब हम आ जाते हैं दोस्तों मैनेजर और लीडर, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सिंपल भाषा में बोला है, मैनेजर डज द थिंग्स राइट, मैनेजर सही काम करता है, लीडर्स डज ओनली राइट थिंग। मतलब मैनेजर डज द थिंग्स राइट, चीजें सही करता है, लेकिन जो लीडर है वो हमेशा सही चीजें ही करता है। कुल मिला के इन्होंने लीडर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया एज कम्पेयर टू मैनेजर। यानी कुल मिला के एक अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं तो मैनेजर आपका कोई ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, उसको आप लीडर कब बोल सकते हैं। तो ब्रांच मैनेजर दो तरह के हो सकते हैं। एक मैनेजर क्या है कि वो आपको बहुत ही आदेश दे रहा है, बहुत ही कंट्रोल वे में आपसे काम करवा रहा है, आप नहीं काम करना चाहते, आपकी मर्जी नहीं है, बिल्कुल आपका मोटिवेशन लेवल डाउन है, जीरो है, फिर भी आप अपनी फैमिली के बचाव के लिए कि चलो ईएमआई जा रही है, फैमिली के लिए करना है, उसमें आप आके काम कर रहे हैं, आपको उसने बहुत ही कंट्रोल किया, आप बहुत ज्यादा अनकंफर्ट अनसेफ वाली फीलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो आपका मैनेजर है। लीडर की बात करें तो ये आपको डायरेक्शन दे रहा है, ये आपसे काम नहीं करा रहा है, ये आपको खुद मोटिवेट कर रहा है, इतना मोटिवेट कर रहा है कि आपको खुद मन कर रहा है कि मैं कभी छुट्टी ना लूं, मैं हमेशा ऑफिस के लिए काम करता रहूं। तो आपके अंदर मोटिवेशन भरना, आपको डायरेक्शन देना, ये काम होता है लीडर का। तो मैंने आपको बस एक शॉर्ट समरी बताई है, बहुत सारा डिफरेंस यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो एक डिफरेंस देखेंगे, यानी मैनेजर का अगर मैं वैसे भी बताऊं तो मैनेजर कुछ टीम तक जा सकता है, अगर हम आगे पोस्टिंग की बात करें तो स्केल 4-5 तक जा सकता है, लेकिन एक अच्छा लीडर ही है जो आगे बढ़ेगा। अगर हम हायरार्की की भी बात करें तो एक अच्छे लीडर को ही अच्छी पहचान मिलती है। जो लीडर्स के अंडर लोग काम करते हैं वो उसके एम्प्लॉयज नहीं है, जो लीडर के अंडर काम कर रहे हैं वो उसके सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉयज नहीं, वो उसके एक तरह से फॉलोवर बन जाते हैं। वो जैसे बोलते हैं ना, आंखें बंद करके किसी की बात पे बिलीव करना, तो लीडर के अंडर जो काम करते हैं वो ऐसे फॉलोवर बन जाते हैं। लेकिन मैनेजर के अंडर तो मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ कंट्रोल से, जोर जबरदस्ती से लोगों से काम करवाना जानता है। इसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर मोटिवेशन की कोई भावना नहीं है, और मैनेजर के खिलाफ कोई ना रिस्पेक्ट है, मतलब वो इतना फील नहीं करते कि हाँ हम किसी ऐसे आदमी के अंदर काम कर रहे हैं जिसकी प्रॉपर इथिक्स वैल्यूज है। मतलब मैनेजर का मेन फोकस है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करो, अब कैसे भी करो आप, मैनेजर का वो काम है। लेकिन लीडर का काम है कि हम सबको डायरेक्शन देंगे, गोल को अलाइन कराएंगे, ठीक है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, मतलब सेल्फ मोटिवेशन अराइज करना लीडर का मेन काम होता है। तो वही इन्होंने डिफरेंस यहाँ पे आपको दिया है। लीडर क्या होगा कि वो दूसरे लोगों को कन्विंस करेगा, ठीक है, और जो मैनेजर है वो गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर। लीडर क्या है, लीडर इंचार्ज और दूसरों को कन्विंस करेगा कि फॉलो करो, इस तरह से काम करना है, लेकिन मैनेजर लोगों से काम करवाएगा। लीडर का जो गोल है सेल्फ मोटिवेशन है, मतलब एम्प्लॉयज को मोटिवेट होकर काम करना चाहिए। मैनेजरल गोल अराइज ऑफ नेसेसिटी रेदर देन डिजायर। तो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनका डिजायर नहीं है, उनका मन नहीं है, वो बस उनकी नेसेसिटी, उनकी जरूरत है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। लीडर्स टेक रिस्क, लीडर की बात करते हैं रिस्क ले सकता है, मैनेजर जो है रिस्क नहीं ले सकता, वो रिस्क को हमेशा कंट्रोल करेगा। मतलब कुछ भी नया इनोवेशन आना है, कुछ नया आइडिया, वो एम्प्लॉयज पे छोड़ देगा कि कोई नहीं, रिस्क हम लेंगे, काम ट्राई करेंगे। लेकिन मैनेजर कभी ऐसा नहीं करेगा, मैनेजर सोचेगा जो जैसा चला आ रहा है उसको वैसे ही चलने देंगे, ठीक है, इस तरह से वो काम करता है। और जो लीडर है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डिले करना चाहेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो मैनेजर है वो सोचेगा नहीं, हम स्टेबल होकर काम करें, कोई भी चीज में डिले नहीं होना चाहिए। लीडर एक क्वालिटेटिव वर्क है, क्वालिटी, ये आपको अच्छी क्वालिटी की सर्विस दे रहा है, लेकिन मैनेजमेंट एक क्वांटिटी की आपको सर्विस दे रहा है, इसमें आपको अच्छी क्वालिटी का नेचर दिखेगा, इसमें आपको क्वांटिटी नेचर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यही डिफरेंस है लीडर और मैनेजर में। लीडर जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा, लीडर के अंडर जो काम करते हैं वो उसके एम्प्लॉयज नहीं होते, उसके फॉलोवर्स है, मतलब वो आंखें बंद करके अपने लीडर पे भरोसा करते हैं। मैनेजर के अंडर जो लोग काम करते हैं वो उनकी नेसेसिटी, उनकी जरूरत है, उनकी डिजायर नहीं है, उनकी मर्जी नहीं है, कोई भी मैनेजर के अंडर काम नहीं करना चाहता, पर उनकी जरूरत है इसीलिए वो काम करते हैं। मैनेजर का काम है दूसरों से काम करवाना, वो कैसे भी कराए, वो खुशी होके करे या दुखी होके करे, इससे मैनेजर को कोई मतलब नहीं है। जो लीडर है वो रिस्क भी ले सकता है, अगर उसको लगता है कि मेरे एम्प्लॉयज को कोई अच्छा आइडिया है, हम कुछ ट्राई कर सकते तो रिस्क लेने के लिए लीडर रेडी रहता है। मैनेजर कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहता। लीडर की जो क्वालिटी है क्वालिटेटिव है, यानी ये जो नेचर है ये, इससे आपको अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिल रही है। मैनेजर से आपको अच्छी क्वांटिटी की सर्विस मिल रही है, ठीक है। अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो पूरा प्रॉब्लम को समझेगा, इसके लिए किसी चीज में डिले हो गई तो उसको वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये चाहता है मैनेजर की नहीं, स्टेबिलिटी से हो, कुछ भी डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो आपका मैनेजर है वो चाहेगा कि मैं पहले बात को समझूं कि एग्जैक्टली बात क्या है, और उसके आधार पर डिसीजन लेता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इफेक्टिव लीडरशिप, यानी यहाँ से हम इसको देखेंगे दोस्तों, 6 लीडरशिप स्टाइल बाय गोल्डमैन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पार्ट 3 से स्टार्ट कर लेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।